सर अंग्रेज 50-100 साल और रह जाते तो भारत और ज्यादा डेवलप हो जाता। बेटे ये बात आप नहीं, आपके सर पर चढ़ा हुआ अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ श्वेतों के अधिभार का सिद्धांत बोल रहा है। शायद आपको मेरी बातों का यकीन ना हो, इसीलिए एंगस मैडिसन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अर्थशास्त्री का एक उदाहरण लेते हैं जो बताते हैं कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में भारत में जब गुप्त काल चल रहा था तो भारत टोटल ग्लोबल जीडीपी का लगभग 35 से 40% हिस्सा देता था। और 1000 ईस्वी तक जब भारत में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी का आक्रमण नहीं हुआ था उस तक भी भारत में 27 से 29% तक की आंकड़ा था। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत कुल जीडीपी का लगभग 1/4 यानी कि 25% हिस्सा विश्व को देता था। लेकिन अब ये भी सुन ले कि अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में जब ये आंकड़ा देखा गया तो ये 3 से 4% तक था। निश्चित ही 40% ग्लोबल जीडीपी में योगदान देने वाला भारत अगर 4% पे आ गया तो ये अंग्रेजों का ही एक परोपकार है हमारे ऊपर किया हुआ। बेटा अगर हमें अंग्रेजों के आर्थिक शोषण को तरीके से समझना है तो दादा भाई नौरोजी और आर सी दत्त जैसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को हमें देखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों के द्वारा किए गए रेलवे, डाक और तार के डेवलपमेंट हमारे लिए थे? स्वर्गीय श्री राजीव भाई दीक्षित जी को अगर मैं कोट करूं तो उनके अनुसार अंग्रेजों के समय में भारत में लगभग 7 लाख से अधिक भारतीयों को फांसी दी गई थी। यह आंकड़े आपको किसी ऑफिशियल बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, रामशरण शर्मा मैंने भी पढ़ी है। लेकिन ये बुक्स आपको भारतीय इतिहास को देखने की एक नपी तुली दृष्टि देती है, इसीलिए हमें कभी-कभी थोड़ा सा अनरिकॉग्नाइज सोर्सेज की तरफ भी देखना चाहिए। बेटे आप चाहे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, संथाल विद्रोह, कूका विद्रोह और नोहाखली के नरसंहार को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। लेकिन जब उस समय किए गए अंग्रेजों के कुकृत्यों की जब कोई सराहना करता है ना तो सीधे चोट यहाँ पर लगती है।